नमस्कार, मेरे साथ आज टीवी डिबेट के स्टार लोग मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे इंडिया और एनडीए को लेकर के। तो जरा बताइए कि 2024 में 4 महीने बाद चुनाव होने वाला है और किसको मानते हैं, कौन सत्ता में आने वाला है? देखिए, इस भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनाव के प्रबंधन में लगी रहती है, इसमें कहीं कोई शक वाली चीज़ नहीं है। लेकिन गठबंधन सहयोगियों के मामले पे पिछले 9 वर्ष उनके अहंकार में बीते हैं उनके, और अहंकार में उन्होंने अपने सारे पुराने सहयोगियों को खो दिया। अब उन्होंने 38 की संख्या तो बना ली है बड़ी मेहनत मुश्किल से, लेकिन उस 38 के वोटर कितने हैं उसमें मुश्किल से उनके, अगर 2019 के लोकसभा चुनाव के हिसाब से देखें तो उनके 1.5 करोड़ के आसपास के लगभग वोटर बनते हैं। लेकिन जो टीम इंडिया बनी है उसमें वास्तविक में बड़े बड़े विपक्ष के दल उसमें मौजूद हैं, 26 दल हैं, लेकिन उसके अलग अलग राज्यों में उसकी प्रभाव हम लोग देखते हैं उसको। और अगर वोट के हिसाब से भी अगर आप देखिए उसको, तो इसके वोट कम से कम 13 करोड़ के आसपास आपको 2019 के लोकसभा चुनाव में भी नजर आता है, जब मोदी जी काफ़ी मजबूत थे। तो इसलिए अब तक जो एक विपक्ष जो एकजुट नहीं था, कहीं कहीं वास्तविक रूप में हम लोगों ने राष्ट्रपति के चुनाव तक में भी एकजुट होता हुआ विपक्ष नहीं देखा था। वो विपक्ष आज एकजुट है और वो संसद मैं भी आपकी तारीफ करना चाहूँगा। इंडिया एक ऐसा नाम दिया आपने जो क्लिक कर रहा है और राष्ट्रवादिता के पीछे पर आप बीजेपी को घेर रहे हैं, सही बात है। लेकिन क्या आप 38 दलों के टूटने की खुशी मना के कांग्रेस आएगी या इंडिया आएगी सत्ता में? एक चीज बताइए, जब ये इन्होंने जो वादे किए वो वादे पूरे नहीं किए तो फिर तो विपक्ष की ये भूमिका बनती है ना कि वो एकजुट हो, सामूहिक हो। जो एक तरह से बीजेपी वोटर थे वो उनके वोट तो बट नहीं रहे थे। मेरा सवाल ये है कि क्या बीजेपी की कमजोरी को देख करके आप सत्ता में आएंगे कि अपना भी कुछ करके आप सत्ता को हासिल करेंगे? नहीं, इंडिया अपने पीछे किए हुए कामों के माध्यम से और आगे का जो इनका विज़न है उसके माध्यम से ही आएंगे। लेकिन इंडिया क्या कहना चाह रहा है? इंडिया ये कहना चाह रहा है कि मंदिर मस्जिद गिरजाघर में बांट लिया भगवान को, धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। और मैं तो भाजपाइयों के लिए ये कहना चाहता हूँ कि यदि बांटना ही है तो इन्हें बिल्कुल बांटो, कोई नहीं रोक रहा तुम्हें, क्योंकि तुम आदी हो चुके हो लोगों को बांटने के। लेकिन यदि इंसान को बांटना ही चाहते हो तो उनके कर्म के आधार पे बांटो। यदि कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है, कोई विद्वान है, उसे नौकरी दो, पैसा दो, किसी को व्यवसाय करवाओ, रोजगार करवाओ, इस आधार पे बांटो। मैं कह रहा हूँ कि इंडिया का काउंटर पीएम मोदी ने किया, उनको ईस्ट इंडिया कंपनी से जोड़ दिया, इंडियन मुजाहिदीन से जोड़ दिया, PFI से जोड़ दिया। ये तो बिल्कुल महाहास्यास्पद चीज़ है। ये आप इसका मतलब उनको खुश होना चाहिए। टीम इंडिया अगर नाम रखा गया, वो आरोप लगाते थे कि विपक्ष राष्ट्रवादी नहीं है। विपक्ष अगर राष्ट्रवादी हो रहा है तो इसका स्वागत करने के स्थान पे वो अगर आलोचना कर रहे हैं तो ये दिखा रहा है कि टीम इंडिया ने नाम सही रखा है। और उस नाम पे भारतीय जनता पार्टी में पूरी तरह से कहीं न कहीं बौखलाहट है। क्योंकि देखिए, आपके स्मार्ट सिटी नज़र नहीं आ रहे हैं, कहाँ चले गए वो स्मार्ट सिटी? आपने बड़े बड़े दावे किए थे रोजगार के, वो आंकड़े कहाँ चले गए? महंगाई को लेकर सत्ता में आए थे और आज महंगाई के झूठे झूठे आंकड़े जो है वो दिखा रहे हैं कम महंगाई। बहुत बड़ा सवाल है, सब मीडिया कर रहे हैं, हम ही छोटे मीडिया बता सवाल आपसे कर रहे हैं कि क्या चेहरा कौन होगा इंडिया का? संसदीय लोकतंत्र में चेहरा कभी होता ही नहीं है। 2004 के लोकसभा चुनाव में क्या कोई चेहरा था? नहीं था ना कोई चेहरा। क्या कांग्रेस की इंडिया की विफलताओं को, मोदी की विफलताओं को गिना करके सत्ता में आएगी कांग्रेस या इंडिया? देखिए, मोदी की विफलता क्या है, उनका पूरा घोषणा पत्र देख लो, 10 साल का शासनकाल देख लो, कोई भी वादा पूरा ही नहीं हुआ। वादा उन्होंने किया था 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे, लेकिन 9.5 साल बाद सरकार ने खुद लोकसभा में कहा कि उन्होंने 7,22,000 नौकरी ही दे पाए। वादा फेल हो गया। काला धन लाने की बात कर रहे थे, काला धन विदेशों में डबल और हो गया, काला धन तो आया नहीं। उन्होंने कहा था किसानों की आमदनी दोगुनी करेंगे, वो भी नहीं हुई। MSP बढ़ाने की बात करी, वो भी नहीं हुई। तो ये बताइए, तीन बड़े मुद्दे हैं। आप कांग्रेस से बड़े नेता हैं, आप रुक गए, आप कांग्रेस में आपके लिए डिबेट करते हैं, बहुत बड़े आप उसके पक्षपात वो समर्थक आप हैं। मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से इंडिया ने काम, जिस तरह मोदी ने काम किया है, राम मंदिर है, 370 है ना, 3 तलाक है, तमाम मुद्दे हैं, इसको काउंटर कैसे करेगी इंडिया या कांग्रेस? राम मंदिर का मामला तो उनका चल ही नहीं रहा है, उसमें उनका क्या श्रेय है? वो मोदी जी इसका श्रेय तो ले ही नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, अगर वो कोई अध्यादेश लाके करते तो फिर वो श्रेय लेते। तो उन्होंने तो कहता था कि तारीख नहीं बताएंगे। नहीं, तो ये सरकार किसी की भी होती, इस समय सरकार किसी की भी होती, सुप्रीम कोर्ट आदेश देता, बनता ही बनता। इसलिए इसका श्रेय तो कोई पार्टी ले ही नहीं सकती, कि बीजेपी तो विशेष कर नहीं ले सकती। नहीं, मेरा सवाल ये है, उनके राम मंदिर आंदोलन से राम मंदिर बन रहा है क्या? राम मंदिर आंदोलन से बन रहा है? भारतीय जनता पार्टी के आंदोलन प्रयास का कोई एक प्रयास जिस कारण से आज मंदिर बन रहा है? ये सत्ता पे क्या कहेंगे? 370 तो अब देखिए इनके सुप्रीम कोर्ट में घेरे में है, इसलिए अभी उसके बारे में क्या ही टिप्पणी आप कीजिएगा? फिर हो जाएगी वहाँ पे। अब देखिए, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जो तमाम 2 दिनों से जो बहस चल रही है, विपक्ष में विरोध में नहीं, जो चीजें थी वो संसद में प्रकट हो चुकी है। लेकिन क्या आनन फानन में सरकार ने कोई हड़बड़ी की
क्या की वो तो मैंने इंडिया आएगी तो क्या रिस्टोर करेगी 370 को? इंडिया में तो 300 कर दो कि इंडिया बीजेपी के हर एक असंवैधानिक जो इनके कारनामे हैं उसके विरुद्ध है। आप 370 आपको हटाना था, जो संविधान कहता है, संवैधानिक रूप से जो नियम थे उसके हिसाब से आप आते, जम्मू के विधानसभा में आप पास करवाते, संसद में लेकर के आते। इसलिए इंडिया उसका विरोध कर रहा है। आपको जो करना है करिए, बट लोगों को साथ लेकर चलिए। तो 370 क्या रिस्टोर करेगी इंडिया जब सत्ता में आएगी तो? देखिए अभी 370 मामला नहीं, मामला है बेरोजगारी का, कि जो 45 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी हो गई। मुद्दा ये है कि मणिपुर से लेकर के हरियाणा पूरा जल रहा है और डबल इंजन की सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है, क्योंकि कहीं कोई किसी तरीके की कानून व्यवस्था आपको दिख नहीं रही है। और ये जो प्रयोग कर रहे थे जो लोगों ने डबल इंजन की सरकार बनाई थी, आज ये हो रहा कि बेटियों की नग्न परेड हो रही है। कौन दोषी है? नो की हिंसा के लिए कौन दोषी है? देखिए पहली बात तो ये हम आपको साफ कर देना चाहते हैं, ना वो गांधी रुका था ना ये गांधी रुकेगा। वो गांधी ने बोला था हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम नाम है, जो करे इनको जुदा मजहब नहीं इल्जाम है। आज उसी इल्जाम के प्रधानमंत्री हमारी इंडिया पार्टी को क्या बोलते हैं, इस इंडिया कंपनी से मिलाते हैं। यही आरएसएस के लोग, यही बीजेपी के लोग अंग्रेजों को चाटुकारिता करते थे। आज मोदी अगर विदेशों में जा रहा है उसकी वाहवाही इसलिए हो रही है क्योंकि वो अंग्रेजों का चाटुकारिता करता है। और मोदी को शर्म आनी चाहिए। 35 सेकंड दे रहा है उसके मुख्यमंत्री हरियाणा के, और आप मणिपुर के मुख्यमंत्री को देख लीजिए, वो क्या बोलते हैं कि ऐसी हजारों घटनाएं हैं। हरियाणा का मुख्यमंत्री बोलता है कि हमारे पुलिस के पास इतनी पावर नहीं है जो कंट्रोल कर पाए। अरे कब तक आप हिंदू मुस्लिम, हिंदू सिख, हिंदू ईसाई करते रहेंगे? मोदी जी से जो 2014 का मोदी का चेहरा था वो चेहरा अब रहा नहीं है भारत में। अब मोदी के काले चेहरे हिंदुस्तान की जनता ने देख लिया। हाँ जी, इंडिया या एनडीए? एनडीए। एनडीए क्यों? सब प्रथम मेरा राष्ट्र, बाद में मेरा धर्म। आज हमारा राष्ट्र माननीय मोदी जी की अगुवाई में इस तिरंगे की तरह लहरा रहा है। ये सौभाग्य है कि आज हमारे देश के अंदर एक ऐसी भावना जागी हुई है कि जो कि देश के अंदर विकास और विकास और विकास हो रहा है। अब कोई घोटाला नहीं हो रहा है। देश के अंदर एक टाइम था कि हमारे को एक बंदूक की गोली भी बाहर से खरीदनी पड़ती ये थी। तो कांग्रेस तो कह रही है कि किया कुछ नहीं जा रहा, केवल दिखाया जा रहा है। देखिए आज ये बीजेपी के लोग मौन हो जाएंगे, बोल रहे हैं ये तिरंगे की तरह। सही कह रहा हूँ, आज तिरंगे की तरह लहरा रही हमारी बहनें निर्वस्त्र। और जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी ने संसद का उद्घाटन किया उसी दिन हमारे देश की गोल्ड मेडलिस्ट बेटियों को सड़कों पे घसीटा गया। और आज हमारे देश का प्रधानमंत्री जब प्राकृतिक आपदा आती है, जब मणिपुर 80 दिन से जलता है, तो विदेशों की यात्रा करने भाई साहब को मैं बता देना चाहता हूं, आज ये मगरमच्छ के घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। जब कांग्रेस कहां मर गई थी, जब प्रधानमंत्री कहां मर गया था राजीव गांधी, जब 1990 के अंदर कश्मीर के अंदर हिंदुओं को मार काट के बाहर निकाल दिया था। जब ये कांग्रेसी कहां मर गए थे? मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये कांग्रेसियों के राज के अंदर ही सिखों के गले में टायर जला दिया गया, टायर डाल कर। यही हुआ ना? सुनिए, सिख हमारे देश के लिए, मुसलमान हमारे देश के लिए, ईसाई हमारे देश के लिए खून बहाए। और यही पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जब पंजाब का माहौल खराब हुआ, राष्ट्र के आगे बात रखा और गृह मंत्री से अनुरोध किया। सुन लीजिए, गृह मंत्री से अनुरोध किया। पंजाब का माहौल आज शांत है। 1984 के अंदर ये कांग्रेसी, ये 2 कौड़ी के कांग्रेसी डुप्लीकेट गांधी, जब हमारे परिवारों को रोड में मारा जा रहा था, जब तो ये बच्चा जो वाले इंसान 60-60 रुपए का पेंशन लेके जिंदा रहने वाले इंसान, जब सुभाष चंद्र बोस
भगत सिंह की आंदोलन से पीछे हटने वाले, माफी लिखने वाले इंसान ये कांग्रेसी को कांग्रेसी के लुच्चे कहेंगे? ये इनकी कथनी और करनी में बिल्कुल फर्क है। जब ये मणिपुर जाते हैं तो वहाँ पे कुछ और। उसी सुभाष बोस को लेकर के कांग्रेस का क्या रवैया रहा है बताइए। सर 60 रुपए का पेंशन किसने लिया है? कांग्रेस ने, बीजेपी ने। सुभाष चंद्र बोस ने लिया। माफी किसने नेताजी का क्या किया? नेताजी अरे डूब के मर जाओ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, नेताजी सुभाष चंद्र बोस पहले भारत रत्न होना चाहिए था। मैं कहता हूं हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमारे पहले प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस होने चाहिए थे।